अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। क्रिकेट से मुतल्लिक सवाल और जवाब का सिलसिला हमने चंद दिन पहले कहा था कि शुरू करने जा रहे हैं, और अब इस रिपोर्ट में हम कुछ सवालों को जवाब शामिल कर रहे हैं। वो सवाल जो मुख्तलिफ नाज़रीन की जानिब से पूछे गए हैं। फ़िलहाल हमने जो कहा था कि जिस पर ज़्यादा लाइक होंगे उसको हम ज़्यादा तरजीह देंगे, लेकिन फ़िलहाल पहली किस्त में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको शामिल किया जा रहा है। अलबत्ता आइंदा के लिए ये हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी कि जिस क्वेश्चन पर ज़्यादा लाइक आया करेंगे, यानी कि ज़्यादा लोग चाह रहे होंगे कि उसका जवाब दिया जाए, उनका जवाब दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास सवाल आए हैं, कोशिश है कि चंद किस्तों के अंदर इन तमाम के सवालात के जवाब दिए जाएं, और हम इस सिलसिले का इस रिपोर्ट में आगाज़ कर रहे हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक से मुतल्लिक है कि जुल्फ़कार खान ने पूछा है कि आजकल वो कहाँ है। असद शफीक जो है वो पाकिस्तान ही में हैं और क्रिकेट में इन एक्शन हैं। हालिया पाकिस्तान वनडे कप में उनकी कारकर्दगी शानदार रही थी। बलूचिस्तान के लिए खेले थे, जो कि तारीख़ में पहली बार पाकिस्तान वनडे कप जीतने में कामयाब रही, और वो 11 मैचेस की 10 इनिंग्स में 510 रन बनाकर पाकिस्तान वनडे कप के 5वें टॉप स्कोरर साबित हुए थे। 2 सेंचुरियाँ बनाई थीं, 3 उनकी 50 रही थीं, 102 की एवरेज और 104 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा था। उनकी जो मौजूदा फॉर्म है कदरे बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान की टेस्ट प्लेइंग 11 में फ़िलहाल उनकी जगह नहीं बन रही। और असद शफीक से मुतल्लिक़ आपको बताऊं कि उनका जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा लगातार टेस्ट मैचेस खेलने का रिकॉर्ड भी है, लेकिन अब वो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हैं और वो इन एक्शन है, क्रिकेट खेल रहे हैं। जो आपने क्वेश्चन किया कि आजकल वो कहाँ हैं, वो कराची में हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं। और जो अगला सवाल पूछा गया है 88 असदी की जानिब से पूछा गया है कि मंडी बहाउद्दीन से कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी बताएं। कि मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा जो कैरियर शुरू हुआ था 2002 में शुरू हुआ था। सहाफ़त के दौरान मैंने कराची के मुख्तलिफ बड़े अखबारात में मैंने बतौर स्पोर्ट्स रिपोर्टर काम किया। उसके बाद 2004 में स्पोर्ट्स लिंक के नाम से मैगज़ीन शुरू किया, जो कि 2019 के वर्ल्ड कप से पहले तक जारी रहा। उसके बाद यूट्यूब चैनल पर आया, जिसके बाद आपके सामने हूँ। उसके अलावा बात करेंगे हारिस रऊफ़ को किन किन फॉर्मेट में मौका देना चाहिए, ये पूछा है हफीज़ खोसो ने हैदराबाद से। हारिस सोहेल को किस फॉर्मेट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका फ़ैसला तो बहरहाल सिलेक्टर्स ने करना है, लेकिन अगर हम कारकर्दगी के अतबार से देखें तो उनका जो टेस्ट और T20 रिकॉर्ड है वो शायद ज़्यादा अच्छा नहीं है। अलबत्ता उनका जो वनडे रिकॉर्ड है वो खासा बेहतर है। और पाकिस्तान की जो वनडे टीम है उसका जो मिडल ऑर्डर है वो वैसे ही जद्दोजहद कर रहा है। इसकी वजह से उनका जो वनडे टीम में जगह ज़रूर बनती है। अगर उनका हम टेस्ट रिकॉर्ड देखें, 16 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 847 रन हैं, 2 सेंचुरियाँ, 3 50। और अगर उनका ODI रिकॉर्ड देखें 41 वनडे मैचेस में 2 सेंचुरियों और 14 50 समेत 40 से ज़्यादा एवरेज से 1685 रन बना चुके हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी कदरे बेहतर है और T20 फॉर्मेट की 13 इनिंग्स में 210 रन बनाए हैं, 20 से कम एवरेज है। इसके अलावा अगर उनकी कारकर्दगी के अतबार से देखें, जो आखिरी उनकी इनिंग्स थी टेस्ट फॉर्मेट में वो ज़्यादा बेहतर नहीं थी। 2018 के बाद से वो सिर्फ एक इनिंग्स खेल सके 75 रन की, उसके अलावा वो मुसलसल नाकाम रहे। और उन्हें जो आखिरी दौर न्यूजीलैंड में मौका दिया गया था उसमें वो 3, 9, 1 और 15 रन बनाकर आउट हो गए थे, जिसके बाद से उन्हें पाकिस्तान की टेस्ट टीम में दोबारा मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा अगर उनका वनडे रिकॉर्ड देखें तो वर्ल्ड कप 2019 में उनकी कारकर्दगी शानदार रही थी। लॉर्ड्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 89 रन की इनिंग्स के लिए, फिर 68 रन बनाए बर्मिंघम में न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ 27 रन बनाए, और आखिरी मैच जो वर्ल्ड कप का था पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ 6 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद उनको सिर्फ वर्ल्ड कप 2019 के बाद हारिस सोहेल को सिर्फ 3 वनडे इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला, जिसमें कराची के मकाम पर श्रीलंका के खिलाफ 40 और 56 रन बनाए, जबकि आखिरी मैच में रावलपिंडी के मकाम पर जिम्बाब्वे के खिलाफ 71 रन बनाए थे। यानी आखिरी जो उनके 3 वनडे इनिंग्स थी उनमें वो 40+ रन इनिंग्स बनाने में कामयाब रहे, और आखिरी दोनों ही इनिंग्स में वो 50+ रन बनाने में कामयाब रहे थे। इसलिए उनकी जो कारकर्दगी है, अगर उनकी फिटनेस अच्छी है तो उनको पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा अगर उनका हम T20 रिकॉर्ड देखें तो आखिरी जो उनकी जो 5 इनिंग्स हैं उसमें लगातार 2 50 बनाई थी, जिसके बाद आखिरी 3 इनिंग्स में जो कि दौरा ऑस्ट्रेलिया था 2019 उसमें वो नाकाम रहे थे। 4, 6 और 8 रन बना सके थे 3 वनडे T20 मैचेस में। उसके बाद से वो पाकिस्तान की वनडे टीम का हिस्सा नहीं बन सके।
اور اس کے علاوہ لاہور سے عبد الرحمان نے پوچھا ہے کہ کیا پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ایشیا کپ اور T20 ورلڈ کپ 2022 میں مجموعی طور پر 5 بار آمنے سامنے آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی، لیکن برحال اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر دونوں ٹیمیں فائنل میچ میں مد مقابل ہیں اور گروپ میچز میں بھی ان کا ٹاکرا ہو تو دونوں ٹیمیں 4 بار تو مد مقابل آ سکتی ہیں، لیکن 5 بار کا چانس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا سے شہباز خان نے پوچھا ہے کہ میں کرکٹ کو فالو کرتا ہوں، پاکستان کرکٹ کو، اور رمیز راجہ کا فین ہوں۔ ان کا یہ پوچھنا ہے کہ کیا بابر اعظم ہی عماد وسیم کو نظر انداز کر رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ میرے خیال میں ایسا شاید ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ وجہ یہ ہے کہ چیف سلیکٹر محمد وسیم سمجھتے ہیں کہ عماد وسیم کی پاکستان ٹیم میں جگہ نہیں بنتی ہے۔ اس حوالے سے میں مختلف جو پروگرام سے جب ٹیم سلیکشن ہوتی ہے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ عماد وسیم پاکستان کی ون ڈے ٹیم اور پاکستان کی T20 ٹیم میں اس کا لازمی حصہ بنتا ہے، خاص طور پر جب شاداب خان انفٹ ہوں یا پھر محمد نواز نہ ہوں۔ لیکن بہرحال یہ چیف سلیکٹر اور کپتان بابر اعظم کی مرضی ہے کہ وہ کس کو کھلاتے ہیں، لیکن اگر معیار کے اعتبار سے اور میرٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عماد وسیم کی لازمی جگہ بنتی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھتے ہیں، لاہور سے فضیل احمد نے پوچھا ہے کہ کیا نسیم شاہ کو سینٹرل کنٹریکٹ مل سکتا ہے یا نہیں ملے گا؟ اس کے بارے میں آپ کو گزشتہ روز بتا چکا ہوں کہ پاکستان کا جو سینٹرل کنٹریکٹ ہے 30 جون کو ختم ہو رہا ہے اور 1 جولائی سے نئے سینٹرل کنٹریکٹ کی تیاری ہو رہی ہے، جس میں سرفراز احمد اور یاسر شاہ سمیت 4 کھلاڑیوں کو ڈراپ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس پر سوچ و بچار ہو رہی ہے۔ البتہ نسیم شاہ کے حوالے سے فی الحال ایسی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے، لیکن جس طرح ان کی جو پرفارمنس رہی ہے پاکستان سپر لیگ 2022 میں، اس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ شاید نسیم شاہ کو دوبارہ پاکستان سینٹرل کنٹریکٹ مل سکے اور پاکستان کی وہ ٹیسٹ ٹیم میں ایک بار پھر ان کا اچھا کم بیک ہو سکے۔ اور کم بیک تو ہوا، لیکن ان کی کارکردگی ویسی نہیں رہی تھی جیسا کہ ان سے امید تھی۔ لیکن بہرحال اس بات کی ابھی بھی امید ہے کہ ان کو سینٹرل کنٹریکٹ مل سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کے چانسز بہت زیادہ نہیں کہے جا سکتے۔ اور اس کے علاوہ سرگودا سے محمد عثمان نے پوچھا ہے کہ پاکستان ٹیم ہے T20 ون ڈے اور ٹیسٹ رینکنگ میں کتنی بار نمبر 1 پوزیشن پر آ چکی ہے۔ جہاں پر ٹیسٹ رینکنگ کی بات ہے تو پاکستان ٹیم 2 بار 1988 میں اور 2016 میں نمبر 1 پوزیشن پر آئی تھی، جب ایک بار عمران خان پاکستان ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے اور دوسری بار مصباح الحق پاکستان کو لیڈ کر رہے تھے۔ اور پاکستان ون ڈے ٹیم میں میرے خیال میں کبھی نمبر 1 ٹیم نہیں بن سکی، البتہ T20 فارمیٹ میں نمبر 1 رہی ہے 2017 سے 2019 کے مڈ تک۔ وہ جب سرفراز احمد پاکستان ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے تو پاکستان ٹیم دنیا کی نمبر 1 T20 ٹیم کے طور پر راج کر رہی تھی۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، کراچی سے سوال پوچھا ہے حافظ محمد احمد حذیفہ نے۔ ان کا کہنا ہے کہ PSL جو آنے والا ایڈیشن ہے اس میں آکشن ہوگا یا ڈرافٹ ہوگا، اور اگر ڈرافٹ ہوگا تو کیا بڑے کھلاڑی آئیں گے؟ اس کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اطلاعات یہ تھیں کہ جو لاسٹ ہوا تھا ایڈیشن اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ کا یہی اصرار تھا کہ یہاں پر نیلامی کی جائے تاکہ جو بڑے کھلاڑی ہیں وہ پاکستان سپر لیگ میں آ سکیں اور ان کی بولی بڑی لگ سکے، بڑا معاوضہ ملے گا تو وہ یہ کھلاڑی دوڑے پاکستان آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا، جس کی بڑی وجہ سیلری کیپ ہے۔ ہمارے جو فرنچائزز ہیں شاید ان کے پاس اتنا زیادہ فی الحال پیسہ نہیں ہے کہ وہ خطیر رقم خرچ کر سکیں، لیکن بہرحال امید ضرور کی جا سکتی ہے، کیونکہ گزشتہ جو ایڈیشن تھا پاکستان سپر لیگ کا، اس میں پہلی بار فرنچائزز کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اور ان کے پاس اتنا ریونیو اب جمع ہو چکا ہوگا کہ وہ نیلامی کی طرف جائیں۔ لیکن فی الحال یہ جب قریب وقت آئے گا دسمبر کے اینڈ پہ جا کے ہم کہہ سکیں گے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس حوالے سے کیا حکمت عملی اختیار کر رہا ہے، کیونکہ فی الحال تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ رمیز راجہ مزید کنٹینیو کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ نئی حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ شاید نجم شیٹی کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ایک بار پھر لگایا جائے۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں، ملتان سے سوال پوچھا ہے محمد سلمان نے۔ ان کا کہنا ہے کہ کیا رمیز راجہ کے جانے کے بعد محمد عامر کی پاکستان ٹیم میں واپسی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، بلکہ رمیز راجہ کے ہوتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فی الحال تو محمد عامر بھی اپنی ریٹائرمنٹ واپس لینے پر بضد ہیں کہ وہ واپس نہیں لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو کارکردگی ہے سب سے بڑا سوال ان پر ہے۔ اور پھر سلیکٹر دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو موجودہ بولنگ لائن ہے، کیا اس کے ہوتے ہوئے محمد عامر، ان کی فارم دیکھتے ہوئے سلیکٹر فیصلہ کریں گے کہ محمد عامر کی جو فارم ہے وہ کیسی ہے۔ ان کی فارم اگر ایسی ہے کہ آؤٹ کلاس کارکردگی دکھاتے ہیں تو شاید ان کی جگہ بن سکے، لیکن موجودہ وقت میں جو پاکستان کی بولنگ لائن ہے وہ آلریڈی بہت اچھی پرفارمنس دے رہی ہے، لیکن بہرحال اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر رمیز راجہ جائیں تو شاید اگر محمد عامر کم بیک کرتے ہیں تو ان کا چانس بہرحال بن سکتا ہے۔
बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। दो मुख्तलिफ लोगों की जानिब से क्वेश्चन पूछे गए हैं मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर का प्ले ओवर्स में जो किरदार है, जो बॉलिंग का मुवाजना है, वो मैं पहले ही पेश कर चुका हूँ, जहाँ पर मोहम्मद आमिर कदरे बेहतर हैं। लेकिन अब कराची से फरहान अहमद की जानिब से सवाल पूछा गया है कि डेथ ओवर्स में इनमें से बेहतर बॉलर कौन है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो नेट्रो गेमिंग की जानिब से मुझसे पूछा गया है कि मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर या शाहीन शाह अफरीदी में से कौन सा बेहतर है। तो पहले सवाल का जवाब ये दे दूँ, दूसरे का कि जो अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा वही बेहतर है। अगर मौजूदा कारकर्दगी देखी जाए तो शाहीन शाह अफरीदी ज़्यादा बेहतर दिखाई देते हैं अगर हालिया कारकर्दगी देखी जाए जब ये ड्रॉप हुए थे। और इसके अलावा मजमूई कैरियर वो एक अलग बहस है। बहरहाल और दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ कि डेथ ओवर में कौन सा बॉलर अच्छा है, ये हम स्टेट के लिहाज से देखते हैं। अगर शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी देखें तो उन्होंने मजमूई तौर पर मजमूई T20 क्रिकेट, जिसमें इंटरनेशनल मैचेस भी शामिल हैं, PSL के मैचेस भी शामिल हैं, डोमेस्टिक मैचेस भी शामिल हैं, उनमें डेथ ओवर्स, वो जो इनिंग्स के आखिरी 4 ओवर्स होते हैं, उनमें मजमूई तौर पर 304 गेंदें फेंकी हैं, 36.5% गेंदें डॉट कराई, 18 चौके खाए और 19 छक्के, 8.9 उनका इकनॉमी रेट रहा, यानी लगभग फी ओवर 9 रन दिए, 18 की एवरेज यानी फी विकेट के लिए 18 रन दिए एवरेज के तौर पर, और 25 विकेटें हासिल की। जबकि मोहम्मद आमिर ने उनसे 6 गेंदें कम फेंकी हैं अब तक। डेथ ओवर्स में 298 गेंदें फेंकी हैं, 35.5 उनका डॉट बॉल का तनासब रहा, जो कि कदरे कम है शाहीन शाह अफरीदी से। यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी बेहतर हैं। 45 चौके और 8 छक्के खाए हैं डेथ ओवर्स में मोहम्मद आमिर ने। छक्कों में बहुत कम है और चौकों में ज़्यादा हैं शाहीन शाह अफरीदी से। उनका जो इकनॉमी रेट रहा है डेथ ओवर्स में 8.47 रहा है, जो ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है शाहीन शाह अफरीदी से। एवरेज भी लगभग बराबर है, कदरे ज़्यादा रन दिए हैं, 18.3 रन फी विकेट एवरेज रही है डेथ ओवर्स में मोहम्मद आमिर की, और वो 23 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे हैं, जो कि शाहीन शाह अफरीदी के मुकाबले में 2 कम विकेटें हैं। इस एतबार से देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी डेथ ओवर्स में कदरे बेहतर दिखाई देते हैं। और इसके अलावा सरगोदा से वकार अनवर ने सवाल पूछा है कि क्या मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज और शाहीन शाह अफरीदी एक साथ खेल सकते हैं, और क्या मोहम्मद नवाज़ और शादाब खान, खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद से बेहतर हैं। बहरहाल ये तीनों जो प्लेयर्स जिनका आपने नाम लिया, क्यों नहीं खेल सकते, ये तीनों भी पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वहाब रियाज की जो फॉर्म है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी, जिसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। जबकि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम के लिए फ़िलहाल दस्तियाब नहीं है, वो रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा, वाकई शादाब खान और मोहम्मद नवाज़ बतौर ऑलराउंडर फ़िलहाल अदाद शुमार के अतबार से खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद से बेहतर हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। गिलगित स्टोर से सवाल पूछा है इंज़मामुल हक ने कि क्या उमर अकमल को दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अगर उनकी कारकर्दगी डोमेस्टिक लेवल में पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी रहती है तो यकीनन उनको एक बार फिर पाकिस्तान टीम में मौका मिल सकता है। इसके अलावा ये कहा गया है कि क्या फ्यूचर में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीरीज़ का जो इम्कान है या नहीं है, ये कराची से फरहान अहमद ने पूछा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ़िलहाल जो बाहमी सीरीज़ है इसका कोई इम्कान नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि मौजूदा हालात में जो सियासी सूरत हाल है वो ऐसी नहीं है कि दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी क्रिकेट सीरीज़ खेली जाए। और इसके अलावा नेट्रो गेमिंग की जानिब से सवाल पूछा गया है कि क्या एशिया कप के मैचेस के जो असर है वो T20 रैंकिंग पर पड़ता है या नहीं पड़ता। बिल्कुल, ये इंटरनेशनल मैचेस होते हैं और दुनिया में कहीं भी एक ऐसा मैच जिसको इंटरनेशनल मैच का दर्जा हासिल हो वो ICC रैंकिंग निज़ाम में शामिल होता है और उसका बाकायदा तौर पर असर पड़ता है। उसके आगे बढ़ते हैं। कराची से इकबाल उमैर ने पूछा है कि क्या IPSL 8 में 2 नई टीमें इजाफा उनका किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, और वो 2 टीमें कौन सी हैं। मैं इसका जवाब ये देना चाहूँगा कि फ़िलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। अव्वल तो ये फैसला होना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगला चेयरमैन कौन होगा, रमीज़ राजा रहेंगे या नहीं रहेंगे, और जब इस हवाले से जब मीटिंग्स होंगी तो फिर ही सूरत हाल सामने आएगी कि क्या टीमों के जो इजाफा होना है। और जब इवेंट करीब आएगा यानी PSL 2023 करीब आएगा, ख़ास तौर पर अक्टूबर के बाद जाकर इस पर बहस शुरू होगी। और फिर जो फ्रेंचाइज मालकान हैं, पहले से मौजूद हैं 6 टीमों के मालकान, उनकी जानिब से हमेशा ही इस बात की मुखालफत की गई है कि मज़ीद टीमें फ़िलहाल ना बढ़ाई जाएँ। अब देखना ये है कि इस हवाले से क्या सूरत हाल पैदा होती है। इसका सही जवाब अक्टूबर और नवंबर ही में हमारे सामने आ सकेगा। इसके साथ ही सवाल और जवाब का ये पहला सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं और कोशिश करेंगे जो दीगर हमारे पास सवाल पेंडिंग में पड़े हुए हैं उनके जवाब जल्द अज जल्द आपके लिए दिए जाएँ। उसके बाद हम एक पैटर्न बनाएंगे जिसके तहत हम उन सवालात को शामिल करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की विल शामिल होगी।